नमस्कार प्यारे साथियों, विश्व गुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है 7th क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर जो कि है रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए इस चैप्टर को, और इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा तो 7th क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। और इतिहास में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक चैप्टर बचा है, वो भी करा देंगे जल्दी से। ठीक है, तो बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, फीवर वगैरह हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया है ये वीडियोज़ अपलोड करने में। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। मैं हर वीडियो में, किसी भी वीडियो में नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इरिटेशन होती है बार बार वही बात हर वीडियो में कहने से। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शेयर नहीं करना, आपको करना है, हेल्प करना। सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो बिना कहे ही आप कर दिया करिए। कम से कम जो चीज़ आप कर सकते हो सपोर्ट, उतना तो कर ही। मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, हिस्ट्री के वीडियोज़ आप देखिए, 1-1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और शेयर करने में आपको 10 सेकंड भी लगेंगे मुश्किल से। तो प्लीज़ इस बात को आप समझिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रेगिस्तान में जीवन, तो सबसे पहले तो रेगिस्तान होता क्या है इसको समझ लीजिए। नोट कर सकते हो आप एक रफ कॉपी पर, और बाद में उसको फेयर कर सकते हो। तो रेगिस्तान क्या होता है कि यह एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क यानी सूखा। तो यह एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषताएं क्या होती हैं? अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान होता है एवं विरल वनस्पति। तो रेगिस्तान की विशेषता क्या है कि एक शुष्क प्रदेश होता है, शुष्क प्रदेश होता है जो कि जहाँ पर तापमान बहुत अधिक उच्च हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, और निम्न तापमान भी हो सकता है। और विरल वनस्पति, विरल वनस्पति यानी वनस्पति वहाँ बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये है रेगिस्तान की विशेषता। अभी हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि अध्याय 5 में आपने पढ़ा था कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चराने के लिए घास ना हो एवं फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। ठीक है, तो ये सब तो है, अब यहाँ से है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी जीवन में भी जीना सीख चुके हैं। ठीक है, इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। तो रेगिस्तान की जो विशेषताएं हैं उनको आप ध्यान में रखिए। क्या क्या होता है? एक तो कम वर्षा बहुत कम होती है, विरल वनस्पति यानी मुश्किल से वनस्पति वहाँ पर कोई पाई जाती है, पेड़ पौधे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, एवं चरम तापमान, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ का। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म अथवा ठंडे हो सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं रेगिस्तान, ठंडे हो सकते हैं या गर्म हो सकते हैं। तो इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि के लिए बस जाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में भी लोग रहते हैं। कहाँ? ऐसी जगहों पर जहाँ पर थोड़ा बहुत जल मिल जाता है, पानी। तो रेगिस्तान जानते हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। गर्म रेगिस्तान सहारा, तो सहारा रेगिस्तान कैसा है? गर्म रेगिस्तान है। कहाँ है? विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। अभी हम देखेंगे नीचे। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। तो अब अफ्रीका महाद्वीप में किस तरफ है? उत्तरी छोर की तरफ है। ठीक है, उत्तर की तरफ है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग जो है वो है सहारा का रेगिस्तान। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको कि सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, हालांकि ये एनसीईआरटी की पुस्तक है। ठीक है, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं, ये होगा 84.4 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये नहीं, 3.2 नहीं है, ये दशमलव पता नहीं कहाँ से लग गया। 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये मुझे पूरी तरीके से याद है इसलिए आपको बता रहा हूँ। भारत का क्षेत्रफल पूरा याद है मुझे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। तो यहाँ गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा नोट करते समय आपको, कि जो सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 85.4। ठीक है, 85 कर लीजिएगा, 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
यानी भारत से 3 गुना लगभग कह सकते हो बड़ा है, लगभग लगभग। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल, इसको कर लीजिए 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है, तो 11 देशों से घिरा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए आप इसका क्षेत्रफल, और ये भी लिख लीजिए कि 11 देशों से घिरा हुआ है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, रेत यानी बालू। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतहों वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुल स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर यह सहारा रेगिस्तान का एक चित्र। अब आगे बढ़ते हैं, आपको सहारा महाद्वीप का दिखाते हैं मानचित्र। तो ये जो आप देख रहे हो, ये अफ्रीका महाद्वीप है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल का चित्र आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, जितना यहाँ पे ये है सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये भी पूछ लिया जा सकता है कभी भी कि सहारा मरुस्थल से होकर कौन सी रेखा गुजरती है निम्न में से, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए कि कर्क रेखा जो है वो सहारा मरुस्थल के बीच से गुजरती है, और कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो ये चित्र आपने देख लिया, कहाँ पर है सहारा मरुस्थल। अब है, क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ठीक है, यानी बहुत समय पहले जो सहारा रेगिस्तान है वो एक समय पूरी तरीके से हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। किसने? जलवायु परिवर्तन ने। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का असर इस तरह से भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता, बहुत ज़्यादा। मनुष्य मतलब जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, मतलब इतना टेम्परेचर होता ही है। 40 डिग्री से ऊपर होता है तो आदमी बेचैन होने लगता है। ठीक है, तो जलवायु के बारे में जानते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, ध्यान से देखिए। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यंत गर्म एवं शुष्क है। ठीक है, कैसी है वहाँ की जलवायु? अत्यंत गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, तो वहाँ वर्षा ऋतु बहुत थोड़े समय के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, यानी बादल होते नहीं हैं और बहुत निर्मल साफ सुथरा होता है आसमान। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है, यानी नमी वहाँ रुकती नहीं है, सीधे वाष्पीकरण हो जाता है, उसका उड़ जाती है जो नमी। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, तो दिन के समय में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिन के समय में तापमान कितना हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस। क्यों? सूरज की किरणें जब पड़ती हैं उस पर, तो जो बालू और रेत वो सब होती है, चट्टानें वगैरह, वो सब गर्म हो जाती हैं, एकदम 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। फिर क्या होता है? विकिरण से वो जो ताप होता है वो चारों तरफ फैलता है, और रात के समय में क्या होता है? वही रेत बहुत ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो 0 डिग्री तक पहुँच जाता है उसका टेम्परेचर, यानी इतनी ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसलिए रात में वहाँ रेगिस्तान में कोई रुकना पसंद नहीं करता, रुकता भी है तो बहुत सुरक्षा के साथ, रजाई वगैरह सब, मतलब वैसी व्यवस्था बनाकर, तो रेत ठंडी हो जाती है।
आगे बढ़ते हैं, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, क्या क्या वहाँ पाया जाता है? कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये सब पूछ लिया जाता है, यूपीएससी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में से निम्न में से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कैक्टस है, खजूर के पेड़ हैं एवं एकेशिया, ये पाए जाते हैं वहाँ पर। यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो प्रमुख जीव जंतु भी आप नोट कर लीजिए वहाँ के क्या क्या हैं। ठीक है, अब सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान, तो मरु उद्यान कैसा होता है? इस तरीके से होता है कुछ, थोड़े बहुत पेड़ पौधे वहाँ पर, जैसे खजूर हो गया, बाकी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर देखी, ये सब कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, बस इन्हीं को कह दिया गया मरु उद्यान, यानी मरुस्थल का जो उद्यान होता है उसको मरु उद्यान बोलते हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो मछलियों के कंकाल मिले हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा ही कि पहले वहाँ पर काफ़ी हरा भरा था, तो जलवायु परिवर्तन से चीज़ें बदल गई हैं। अब लोग कैसे होते हैं? सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। ठीक है, कौन? ये समुदाय के लोग। चलवासी जनजाति वाले ये लोग, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, आप पूछ लिया जाता है कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। ठीक है, तो चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी, नील नदी की जो घाटी है, नील घाटी, कहाँ कहाँ? सहारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है, यानी वहाँ पर लोग रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जल की उपलब्धता वहाँ पर है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब है तेल की खोज। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। तो ये सब वहाँ पर खनिज भी पाए जाते हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं, यानी ऊँटों की जगह अब ट्रक वहाँ पे यूज हो रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं, यानी इस प्रकार से उनके जीवन में बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, जब रेत पवन को उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। ठीक है, तो अब रेत उड़ गई तो गर्त तो बन ही जाएगी, गड्ढा बन जाएगा वहाँ पे। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, ठीक है, तो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो क्या होता है, दिखने लगता है, ऊपर आ जाता है, वहाँ मरु उद्यान बनते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरु उद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को जो कि अफ्रीकन कंट्री है, में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सब जानकारियाँ भी देखते रहना है। अब है शब्द की उत्पत्ति। लद्दाख के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, काफ़ी न्यूज में भी रहता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिला है, किसको किसको मिलकर, एक तो ला और ला जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा। ठीक है, तो आपने जैसे रोहतांग ला, सिपकी ला, बोमडीला ये सब सुना होगा, तो ये ला का मतलब क्या होता है, ला का मतलब ही होता है दर्रा, पास यानी दर्रा। ठीक है, हम लोग कहते हैं सिपकीला दर्रा,
तो हालांकि बोलने में ये गलत है कि सिपकी ला दर्रा, वो सिपकी ला उसका मतलब ही होता है सिपकी दर्रा, ठीक है। ला का मतलब ये दर्रा होता है, लेकिन ठीक है बोलते हैं उस तरीके से। तो ला का मतलब क्या होता है, पर्वतीय दर्रा, तथा दास दाग का मतलब क्या होता है, देश, ठीक है। वहाँ की स्थानीय भाषा में ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा, दाग का मतलब होता है देश। इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इसलिए लद्दाख का मतलब क्या हो गया कि पर्वतीय दर्रों वाला देश, ये हो गया इस शब्द का मतलब, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान। अभी हमने ऊपर देखा कितने प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म। तो गर्म के बारे में देख लिया, जैसा कि सहारा रेगिस्तान है। अब जानते हैं ठंडा रेगिस्तान के बारे में, जो कि लद्दाख में है, ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में, यानी महान हिमालय, ग्रेट हिमालय में, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। अभी हम नीचे मानचित्र में देखेंगे, पूरा बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको आप नोट भी कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं फिर, ताकि समझने में आसानी मिले। तो ये जम्मू कश्मीर है, इसके पूरब में लद्दाख है, ठीक है। अब यहाँ इसके जो कि कहाँ है, बृहत हिमालय में है, ग्रेट हिमालयन में है, ठीक है। अभी हम देखेंगे और विस्तार से, ध्यान से, ठीक है। तो इसके लद्दाख के उत्तर में क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें से सिंधु नदी प्रमुख है, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु नदी भी वहाँ से बहती है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड, महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे हिमानियाँ यानी ग्लेशियर, जैसे कि ग्रेंगी हिमानी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए, लद्दाख में द्रास जो है स्थित है, वो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। इसको नोट कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्फॉर्मेशन में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में कितनी है, लगभग 3000 मीटर, या कह सकते हो 3 किलोमीटर ऊंचाई है, से लेकर काराकोरम में लगभग 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, यानी लगभग 0 कह सकते हो आप, एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, यानी -30 तक पहुंच जाता है रात में। दिन में 0 के आसपास रहता है। कब की बात है, गर्मी की बात कर रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में तापमान, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए, गर्मियों में वहाँ पे तापमान कितना होता है, गर्मियों में वहाँ पे दिन का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और रात में कितना हो जाता है तापमान वहाँ पे गर्मियों में, लगभग -30 डिग्री सेंटीग्रेड, नोट कर लीजिए आप। और सर्दियों में, शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है सर्दियों में। तापमान वहाँ कितना हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, या उससे भी नीचे चला जाता है, चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो वर्षा बहुत कम होती है, क्यों, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अब मानचित्र को बड़े ध्यान से आप देखिए, ठीक है। लद्दाख है और यहाँ पे कुछ अक्षांश देशांतर दिए गए हैं। अक्षांश जैसे ये 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश, चूँकि उत्तरी अक्षांश में है, तो ये 36 डिग्री है यहाँ पर, मतलब ये बस लोकेशन के लिए आपको बता रहे हैं, और ये देशांतर दिया गया है। अब यहाँ से समझिए बहुत ध्यान से, और मैं कहूँगा कि आप मानचित्र जब भी आपको छोटा सा हिस्सा भी देखने को मिले, आप बिल्कुल ड्रॉ करिए। ये जो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, इनको आप छोड़ सकते हो, और जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो रफ़ कॉपी पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक दिन आप पूरा मानचित्र बनाना सीख लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ क्या है, गिलगिट कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये जो है, और यूपीएससी के एक इंटरव्यू में पूछा गया था, एक
एक लड़के से, एक लड़के क्या मेरे दोस्त से ही पूछा गया था। मेरा मतलब यूपीएससी आईएएस के लिए नहीं, यूपीएससी और भी एग्ज़ाम कराता है, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, जीएसआई का हो गया, तो उसी में उसे पूछा गया था कि कारगिल कहाँ है। ठीक है, तो कारगिल ये स्थित है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद तो इधर पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो यहीं पर युद्ध हुआ था। तो ये एग्ज़ाम वगैरह, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, कारगिल कहाँ पर स्थित है, मानचित्र बनाकर दिखाइए आप। ठीक है, तो अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल वगैरह कुछ है तो ये सब पूछा जा सकता है। तो ये लद्दाख श्रेणी है, और ये है लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर के पूरब में स्थित है, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, सियाचिन हिमनद ये है, यहाँ पर है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखिए। और सिंधु नदी ये बहती है, इधर से आती है तिब्बत से होते हुए, और ये सिंधु नदी इस तरीके से जाके निकल जाती है। ठीक है, श्योक नदी है, तो ये सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास ये रहा, यहाँ पर रोहतांग दर्रा है, ये बारालाचा है, ये जोजिला दर्रा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये मानचित्र बनाकर आप कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट कर लीजिए, जैसे लद्दाख हो गया और बाकी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। और ये सीमाएं भी देख लीजिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर जो है उसकी सीमा यहाँ पर पाकिस्तान से लगती है, और फिर यहाँ पर इधर से आप देखोगे तो यहाँ से ये तो हमारा पूरा भारत ही है, और इधर जो है अफ़गानिस्तान से लगती है। ठीक है, तो वर्षा बहुत कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा बहुत ही नाम मात्र है, वो थोड़ी सी होती है। यह क्षेत्र बर्फीला हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा एक तरफ तो टेम्परेचर भी ज़्यादा आप महसूस करेंगे, और एक तरफ से बहुत ठंड भी महसूस करेंगे। ठीक है, उससे ग्रसित हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे दिया गया है, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। तो लद्दाख को और क्या कहा जाता है, खापाचान। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ क्या होता है, हिम भूमि यानी बर्फ़ की भूमि। वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में जानते हैं, वहाँ की वनस्पति, कहाँ के, लद्दाख की वनस्पति एवं वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, यानी शुष्क है, वहाँ की जलवायु शुष्क है और ठंडी है। सहारा में हमने देखा था कि शुष्क जलवायु है और गर्म है, लद्दाख में शुष्क जलवायु है और ठंडी है। ठीक है, तो उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, यानी यहाँ भी वनस्पति बहुत थोड़ी सी ही पाई जाती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत यानी विलो एवं पापलर के उपवन यानी जंगल देखे जा सकते हैं। जंगल तो नहीं कह सकते, उपवन छोटे छोटे जो वन होते हैं उनको कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नज़र आती हैं। इनमें रॉबिन, ये सब नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि लद्दाख में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की। तो रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेवन है एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि सर इतना कैसे याद कर सकते हैं। एक जगह आप नोट करिए, जब आप नोट्स बनाएंगे ना, जब उसको आप समय समय पर देखते रहेंगे तो खुद से आपको याद हो जाएगा। कम से कम इतना तो पता ही रहेगा कि अच्छा हाँ ये लद्दाख में है और ये सहारा में है, इतना तो कम से कम याद ही कर लीजिए आप। कभी एग्ज़ाम में सामने आया तो आप गेस कर सकें कि अच्छा ये लद्दाख से है और ये सहारा से है। ठीक है, तो इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी का मतलब कहीं और से आकर यहाँ बसे हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध एवं मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा। अब है यहाँ पर क्या आप जानते हैं, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। क्या?
चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने इसका शिकार कर डाला और ये विलुप्त प्राय जीव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, चीरू या तिब्बती एंटीलोप। अब जानते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, और यहाँ पे दिया है, क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी से बनाया जाता है। तो सरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, जो कि उसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ के लोग कैसे हैं? क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? कहाँ कहाँ के? लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या हैं? या तो मुस्लिम हैं या फिर बौद्ध हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नीचे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा ऐसा चैप्टर में। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे कि हेमिस, थिक्से, शे एवं लामायुरु। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। वहाँ के प्रसिद्ध मठ कौन कौन से हैं? हेमिस है, थिक्से है, शे है एवं लामायुरु। ये प्रसिद्ध मठ हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नेशनल हाईवे A1 1A। ठीक है, 1A। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। यह है थिक्से मठ, जो कि यहाँ दिया गया है। ये चित्र देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। यानी मनाली से लेह को जाने वाला जो राजमार्ग है वो 4 दर्रों से गुजरता है। कौन कौन से? नोट कर लीजिए, रोहतांगला, बारालाचाला, गुनगालाचाला एवं टंगलंगला। बड़े कठिन नाम है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ़ को हटा दिया जाता है। बारालाचाला का ये चित्र दिया गया है यहाँ पे। अब जानते हैं चैप्टर का लास्ट यहाँ पे चित्र दिया गया है। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। क्या है? पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था लद्दाख के बारे में और सहारा के बारे में हम लोगों ने देखा। अब है अभ्यास के प्रश्न। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो विश्व में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो गर्म रेगिस्तान, दूसरे ठंडे रेगिस्तान। तो एक उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हो कि गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जो है उसका उदाहरण है सहारा रेगिस्तान, और ठंडा एवं शुष्क रेगिस्तान जो है वो लद्दाख। ठीक है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं सब बता सकते हो आप। ठीक है, ठंडा और शुष्क है। लद्दाख के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक क्या है? पर्यटन है, वहाँ के जो मठ हैं। ठीक है, गोम्पा है जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? हम लोगों ने देखा था ऊपर किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, उसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। लद्दाख में उगने वाले
पेड़ों के नाम बताइए। तो इन पेड़ों को नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे सही ये बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। अफ्रीका, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? जो कि उत्तरी भाग में स्थित है। हम लोगों ने देखा था सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन है? बौद्ध एवं मुस्लिम है, ठीक है। रेगिस्तान की विशेषता क्या होती है? वहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती है, बहुत थोड़ी सी वनस्पति मिलती है देखने को। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, एक बौद्ध मठ, ठीक है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए, जो कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए यहाँ पर। अब है निम्नलिखित, इनको जोड़े मिलाने हैं, इनको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई गलती ना हो इसलिए मैं इसको अटैम्प्ट नहीं करूँगा अभी। तो उम्मीद है आपने नोट्स बनाए होंगे। तो वहाँ पे जैसे ये चीज़ें दी गई हैं, इनको आप, जैसे मरु उद्यान कहाँ है? सहारा में ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कारण बताओ, ये सब चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।